हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में जो कि आपके एग्जाम्स यूपी पीसीएस, बीपीएससी टीआरई 4.2, यूपी पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाले हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आज का, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है, राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। कथन सेकंड है, राष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। कथन थर्ड है, संविधान के उल्लंघन के आरोप में महाभियोग के जरिए राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? बात करते हैं कथन फर्स्ट की। कथन फर्स्ट में दिया है, राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह कथन असत्य है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा तो किया जाता है, परंतु मनोनीत सदस्यों के द्वारा नहीं। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में निर्वाचक मंडल में मनोनीत सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। मनोनीत सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है। अनुच्छेद 54 में बात करते हैं संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के नहीं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं निर्वाचक मंडल में। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं, अतः कथन फर्स्ट गलत हो जाएगा। कथन सेकंड की बात करें, राष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। यह भी कथन गलत है। राष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य नहीं, बल्कि लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के सदस्य के रूप में योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति के पास। और राज्यसभा के सदस्य के रूप की बात करें, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए यह उपराष्ट्रपति की योग्यता है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के योग्य होना चाहिए उपराष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति को लोकसभा के चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। कथन थर्ड की बात करें, कथन फर्स्ट और सेकंड गलत हो जाएंगे। कथन थर्ड की बात करें, संविधान के उल्लंघन के आरोप में महाभियोग के जरिए राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। यह कथन सत्य है। संविधान के उल्लंघन के आरोप में महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। अतः सही आंसर हो जाएगा केवल थर्ड, ऑप्शन ए। अतः केवल थर्ड ऑप्शन सही है, फर्स्ट और सेकंड गलत है। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका या चुनाव की रीत की बात करें, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 55 में किया गया है। अनुच्छेद 55 में, और राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 55 में किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है, प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1946 में तैयार और प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। कथन सेकंड है, संविधान के 44वें संविधान अधिनियम
44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। कथन थर्ड है, प्रस्तावना किसी भी न्यायालय में न्यायोचित नहीं है। अतः निम्न में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बात करते हैं कथन फर्स्ट की। प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1946 में तैयार और प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यह कथन सत्य है। संविधान की प्रस्तावना को प्रस्ताव और तैयार और प्रस्तुत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था 1946 में। बात करें प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था। सर्वसम्मति से अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को। 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया था। कथन सेकंड की बात करते हैं। संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। यह भी कथन सत्य है। सॉरी, यह कथन गलत हो जाएगा। संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं, बल्कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। 1976 में इसी संविधान संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 44वां संविधान संशोधन यह 1978 में हुआ था। 1978 में। यह कथन गलत हो जाएगा। कथन थर्ड की बात करें, प्रस्तावना किसी भी न्यायालय में न्यायोचित नहीं है। यह भी कथन सत्य है। अतः फर्स्ट और थर्ड कथन सत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट और थर्ड कथन। बात करें प्रस्तावना की। प्रस्तावना को निम्न व्यक्तियों ने अन्य अन्य नाम से संबोधित किया है, जिसमें ठाकुरदास भार्गव की बात करें। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की कुंजी कहा है। संविधान की कुंजी ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। के.एम. मुंशी की बात करें। के.एम. मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। राजनीतिक जन्मपत्री के.एम. मुंशी ने कहा है। एन.ए. पालकीवाला की बात करें। एन.ए. पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है। और प्रस्तावना का स्रोत की बात करें। प्रस्तावना का स्रोत यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की कुंजी कहा है। के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री कहा है। एन.ए. पालकीवाला ने पहचान पत्र कहा है और प्रस्तावना का स्रोत अमेरिका से लिया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट और थर्ड कथन सत्य है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है, राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो। कथन सेकंड है, अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद के अधिनियम का होता है। कथन थर्ड है, प्रत्येक अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए और संसद के पुनः एकत्रित होने के 6 सप्ताह बाद वह प्रभावी होना बंद हो जाता है। उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन फर्स्ट,
राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो। यह कथन गलत है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकने का प्रावधान ये कोई भी एक कोई भी एक सत्र में ना हो कोई भी एक सत्र में ना हो तब भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश कथन सेकंड है, अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद के अधिनियम का होता है। यह कथन सत्य है। कथन थर्ड की बात करें, प्रत्येक अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए और संसद के पुनः एकत्रित होने के 6 सप्ताह बाद वह प्रभावी होना बंद हो जाता है। यह भी कथन सत्य है। संसद के दोनों सदनों के समक्ष अध्यादेश को रखा जाता है और संसद के पुनः एकत्रित होने के 6 सप्ताह के बाद प्रभावी होना बंद हो जाता है अध्यादेश। अतः कथन सेकंड और थर्ड दोनों सत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद की जाती है जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं। कथन सेकंड है, सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति का कम से कम 5 साल तक हाईकोर्ट के एडवोकेट का होना आवश्यक है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जज पर नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम 5 साल तक हाईकोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए। कथन थर्ड है, भारतीय संविधान एकीकृत और समन्वित न्यायपालिका की प्रणाली को अपनाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन फर्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद की जाती है जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 अनुच्छेद 124 के अनुच्छेद 124 2 के अनुसार अनुच्छेद 124 के सब आर्टिकल 2 के अनुसार कोलेजियम परामर्श प्रणाली के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श से की जाती है जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं। यह कथन सत्य है। कथन सेकंड की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति का कम से कम 5 साल तक हाईकोर्ट का एडवोकेट होना आवश्यक है। यह कथन गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त होने के लिए कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट होना आवश्यक है, अधिवक्ता होना आवश्यक है या 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट या अधिवक्ता रहा हो। कथन थर्ड है, भारतीय संविधान एकीकृत और समन्वित न्यायपालिका की प्रणाली को अपनाता है। यह कथन सत्य है। अतः सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन सी। केवल फर्स्ट और थर्ड कथन सत्य है, सेकंड कथन गलत है। व्यक्ति को 5 साल तक एडवोकेट नहीं बल्कि 10 वर्ष तक एडवोकेट रहा हो या 5 साल तक वह न्यायाधीश रहा हो हाईकोर्ट में। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। कथन सेकंड है, राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद पर बने रहते हैं। कथन थर्ड है, संविधान में प्रावधान है कि राज्यपाल उसी राज्य का निवासी होना चाहिए जिसमें उसे नियुक्त किया गया है। कथन फर्स्ट, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह कथन सत्य है। कथन सेकंड की बात करें, राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद पर बने रहते हैं। यह भी कथन सत्य है। कथन थर्ड, संविधान में यह प्रावधान है
कि राज्यपाल उसी राज्य का निवासी होना चाहिए जिसमें उसे नियुक्त किया गया है। यह कथन असत्य है। राज्यपाल बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और वह किसी भी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। 1956 के 1956 के 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार अधिनियम के अनुसार अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का राज्यपाल बन सकता है। अतः कथन थर्ड गलत हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान के संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानसभाओं में संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। कथन सेकंड है इस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कथन थर्ड है राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देनी ही होगी और वह इसे रोक नहीं सकते या वापस नहीं भेज सकते। कथन फर्स्ट संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानसभाओं में संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। यह कथन असत्य है। संसद के केवल संसद में ही केवल संसद में ही केवल संसद में ही संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है, न कि राज्य विधानसभाओं में। राज्य विधानसभाओं में संविधान संशोधन विधेयक पेश नहीं किए जा सकते हैं। पहला कथन गलत हो जाएगा। कथन सेकंड है विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यह कथन सत्य है। विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कथन थर्ड है राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देनी ही होगी और वह इसे रोक नहीं सकता या वापस नहीं भेज सकता। यह भी कथन सत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 2 और 3 कथन सत्य हैं। बात करते हैं भारत के संविधान के अनुसार धन विधेयक, मनी बिल, वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल और नए राज्यों के निर्माण या सीमा या नाम बदलने से जुड़े विधेयकों को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। धन विधेयक, वित्त विधेयक और नए राज्यों के निर्माण या राज्यों की सीमा या नाम बदलने से जुड़े विधेयकों को संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। बात करें धन विधेयक की। धन विधेयक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। धन विधेयक का उल्लेख। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत जारी वारंट द्वारा की जाती है। कथन सेकंड है सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। कथन थर्ड है सीएजी अपने पद से हटने के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन आगे पदों के लिए पात्र होते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन फर्स्ट सीएजी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और हस्ताक्षर और मुहर के तहत जारी वारंट द्वारा नियुक्ति की जाती है। यह कथन सत्य है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और सीएजी का उल्लेख की बात करें अनुच्छेद 148 में किया गया है। अनुच्छेद 148 में सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष जो भी 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। यदि 65 वर्ष तक सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता है तो वह अपने पद से निष्कासित कर दिए जाएंगे। यदि 65 वर्ष या 6 वर्ष जो भी पहले हो उनका कार्यकाल तब तक रहता है। सीएजी अपने पद से
हटने के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन आगे पदों के लिए पात्र होते हैं। यह कथन असत्य है। कथन सेकंड सही है। कथन थर्ड है असत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकंड। सीएजी सेवानिवृत्ति के बाद सीएजी सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी सरकारी रोजगार से प्रतिबंधित किए गए हैं। सीएजी अपने पद से अपने पद की अवधि समाप्ति के बाद किसी भी सरकारी रोजगार के पद पर आसीन नहीं रह सकते। सीएजी से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद 148 के तहत भारत के सीएजी पद की स्थापना की गई है। उनकी नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 149 में इसमें सीएजी की कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 150 की बात करें, संघ और राज्यों के खातों के विवरण के प्रारूप फॉर्म्स ऑफ अकाउंट से संबंधित है। अनुच्छेद 151 सीएजी अपनी लेखा रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट्स राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जिसे संसद के समक्ष रखा जाता है। अनुच्छेद 148 आपको याद रखना है। इसमें सीएजी पद की स्थापना, उनकी नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 149 भी आपको याद रखना है, जिसमें कर्तव्यों और शक्तियों का निर्धारण किया गया है। यदि आपसे पूछा जाए सीएजी अपनी लेखा रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उसे कहाँ रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपते हैं सीएजी। नेक्स्ट है मुद्रा विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है, धन विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। कथन सेकंड है, इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लागू किया जा सकता है। कथन थर्ड है, राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने या उनमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है, यह केवल सिफारिशें कर सकती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? कथन फर्स्ट, धन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में किसी में भी पेश किया जा सकता है, यह कथन गलत है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, न कि राज्यसभा में। कथन सेकंड है, इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लागू किया जा सकता है, यह कथन सत्य है। कथन थर्ड है, राष्ट्रपति के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने या उसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है, यह केवल सिफारिश कर सकता है, यह भी कथन सत्य है। धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 110 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 कथन सत्य है, कथन फर्स्ट गलत है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। कथन सेकंड है, आपातकाल की घोषणा को जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। कथन थर्ड है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू रहने के दौरान लोकसभा का कार्यकाल उसके सामान्य कार्यकाल से एक बार में 1 वर्ष के लिए किसी भी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। अनुच्छेद 356 की बात करें, 356 में इसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। किस भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी राज्य में संविधान के अनुसार शासन सुचारू रूप से न चलाने पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 360 की बात करें, 360 इसमें वित्तीय आपातकाल 360 के तहत अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक एक भी बार नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगाया जाता है। कथन फर्स्ट, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, यह कथन सत्य है। कथन सेकंड, आपातकाल की घोषणा को
जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। यह भी कथन सत्य है। कथन थर्ड है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू रहने के दौरान लोकसभा का कार्यकाल और उसके समान कार्यकाल से एक बार में 1 वर्ष के लिए किसी भी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। यह भी कथन सत्य है। अतः फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों कथन सत्य हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों आयरिश संविधान से लिए गए हैं, जिसने इन्हें स्पेनिश संविधान से कॉपी किया था। यह कथन सत्य है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और आयरलैंड के संविधान में स्पेनिश संविधान से कॉपी किए गए थे। कथन सेकंड है, ये देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। यह भी कथन सत्य है। कथन थर्ड है, विवाद की स्थिति में डीपीएसपी स्वतः ही सभी मौलिक अधिकारों पर पूर्ण कानूनी वरीयता प्राप्त कर लेते हैं। यह कथन गलत है। किसी भी विवाद की स्थिति में डीपीएसपी स्वतः ही मौलिक अधिकारों पर पूर्ण कानूनी वरीयता प्राप्त नहीं करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड सही है। केवल ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकंड सही है।